देखिए, दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है, जो मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे 1000 पूरे करने के बाद 125 मोहल्ला क्लिनिक आयुष पद्धति के लिए खोले जाएंगे, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी के मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। इसके अलावा जैसा आपको पता है, कोरोना महामारी में पहले दिन से ही आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज को कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया, जहाँ यूनानी चिकित्सा पद्धति से माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट्स को ट्रीट किया गया। कोरोना वायरस में जिस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था उस टाइम का जिक्र किया आपने जी, उसमें कैसे मदद की? उसमें जो हमारे यूनानी के हकीम्स थे, जो दिल्ली सरकार के क्वारंटाइन सेंटर्स थे, वहाँ पे जो मरकज़ के लोग जो वहाँ पे एडमिट थे, क्वारंटाइन थे, उन लोगों से इन हकीम की जो टीम्स थी, इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी, उनको अपनी भाषा में समझाया कि उनको प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, और वो इस बात को माने और उन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया, और उस प्लाज्मा से दिल्ली में हज़ारों लोगों की जान बची। और क्या कहना चाहेंगे इस खास मौके पर? मैं इस खास मौके पे आपके माध्यम से पूरे देश को भारतीय चिकित्सा पद्धति पर विश्वास रखने के लिए कहना चाहूँगा, और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने डेली रूटीन में भी, लाइफस्टाइल में भी भारतीय चिकित्सा पद्धति को अपनाएं, और इस भारतीय चिकित्सा पद्धति का जो एंशिएंट टाइम से चली आ रही है, इसका फ़ायदा उठाएं। नहीं, ये सोचा है हमने कि चूँकि हकीम अजमल ख़ान की बर्थडे पे ये यूनानी डे मनाया जाता है, और उनका बर्थडे होता है 11th को। अब 11th 12th फरवरी को CCRU में एक बहुत बड़ा फंक्शन करता है हर साल। एक सेमिनार करते हैं लोग, और एक ये यूनानी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो चूँकि उनका फिक्स है गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से, इसलिए हम 11-12 में नहीं कर सकते। 13th को तिब्बिया कॉलेज, आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कॉलेज जो एस्टेब्लिश हुआ था 13 फरवरी को, तो वो लोग फंक्शन करते हैं। उसके बाद तो इसलिए हमने सोचा कि ये फिर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट फंक्शन करती रहती है डिफरेंट डेट्स में, तो इसलिए हमने सोचा है कि क्योंकि जामिया हमदर्द एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो हमें भी एक डे फिक्स कर देना चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि बजाय कंट्रोवर्सी में पढ़ने के हम इंतज़ार करें कौन सी डेट फ्री हो, तो हम ऑन द ईव ऑफ द बर्थडे ऑफ हकीम अजमल ख़ान ये प्रोग्राम सेलिब्रेट कर सकते हैं। और क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? नहीं, हम यही कहना चाहेंगे कि जैसा कि हकीम अजमल ख़ान का योगदान है, कंट्रीब्यूशन है इस यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को बचाने में, और न सिर्फ यूनानी बल्कि ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन ऑफ इंडिया, यूनानी, आयुर्वेद, इन सब को बचाने के लिए। तो और उनका बहुत बड़े वो रिसर्चर थे, उन्होंने एक रिसर्च का भी एक डायमेंशन दिया, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी उन्होंने बनाए। तो हम यही चाहेंगे, और बहुत अच्छे फिजिशियन थे, कि हम लोग उनके याद करें और उनके कारनामों को देखें। न सिर्फ ये कि बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया जाए, बल्कि जो उनके अचीवमेंट्स हैं और किस तरीके से वो लोग वो यूनानी को और दूसरे सिस्टम्स को, ट्रेडिशनल सिस्टम्स को बचा सके, तो वो हम देखें, और किस तरह से उन्होंने ग्रो किया, क्या क्या कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया इन सिस्टम्स के लिए। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोगों में अपने सिस्टम के प्रति कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और फिर हम अपनी पूरे तन मन धन के साथ जुटकर रिसर्च करें और एजुकेशन के लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। यूनानी डे सेलिब्रेशन आज मैंने मनाया, एक अहम प्रोग्राम इस एतबार से है कि यूनानी के लोगों को एक नए एंथुसियाज्म और एक नए जज्बे के लिए तैयार करना। हमारे साथ जो गेस्ट यहाँ पर आज आए, इसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जी को भी तशरीफ़ लाना था, लेकिन कुछ मसरूफ़ियत की वजह से वो आ नहीं पाए, और आज हमको वर्चुअली अवेलेबल रहे। लेकिन हमारे दूसरे गेस्ट डॉक्टर अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, पद्मश्री जिल्लुर रहमान साहब हमारे साथ, एक हमारे फॉरवर्ड DG शाकिर जमील साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद रहे। और यूनानी में आगे क्या स्कोप हो सकते हैं, क्या एवेन्यूज़ हम नए खोल सकते हैं, और इस बात को याद दिलाने के लिए ख़ास तौर से कि दुनिया के लोग 80% लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन या कहीं यूनानी मेडिसिन का इस्तेमाल करते रहे हैं, और ये वो दवाइयाँ हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट्स या तो हैं नहीं या बहुत ही लीस्ट साइड इफ़ेक्ट हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की ये कोशिश है कि इन दवाइयों को, इन इलाज को जो कि हर्बल इलाज हैं, इनको प्रोपेगेट किया जाए, इनको बढ़ाया जाए, जिससे इंसानियत की खिदमत हो सके और होने वाले साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सके। देखा ये जाता है कि इस यूनानी को जो है खास मज़ाहिब से जोड़ करके देखा जाता है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
अभी आपने देखा होगा कॉन्फ्रेंस में कि यूनानी का हिस्ट्री कितना रिच है, कितने कंट्रीज से यूनानी का ट्रैवल हुआ, राइट फ्रॉम द इजिप्ट, देन यूनान जिसको ग्रीक कहते हैं, देन अरब, फिर इंडिया, ये करके। तो ना तो सारी जगह में कोई ख़ास धर्म के लोग हैं, तमाम लोगों ने उससे प्रैक्टिस किया। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी उसकी बेस्ट चीज़ें हो सकती थी उनको लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लिटरेचर इसका अरेबिक में था और पर्शियन में था, और वो लिटरेचर का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करना भी एक बड़ा, कुछ चीज़ों का ट्रांसलेशन करना मुश्किल था, तो लिटरेचर का धीरे धीरे कहना चाहिए ट्रांसलेशन हुआ। और जो लोग अरबी को, पर्शियन को जानने वाले थे वो उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए। तो शायद ये कहीं एक वजह रही हो कि सोचा हो कि किसी एक ख़ास धर्म का है, हालांकि ऐसा नहीं है। हमारे पास भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो हर धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पे आते हैं, फॉरेनर्स स्टूडेंट्स भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है जैसे आपने कहा कि किसी एक धर्म से इसका ताल्लुक़ नहीं है, जनरल है और कोई भी इसको कर सकता है, कोई भी इसको पढ़ सकता है, इसका प्रैक्टिस कर सकता है। आयुर्वेदिक से जो है किस तरह मुताल्लिक है? आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन्स में देखिए, एक तो दोनों का फ़िलासफ़ी डिफरेंस है, दोनों का आइडियोलॉजी डिफरेंस है, मेडिसिन्स बनाने के तरीके अलग हैं, ठीक है ना। तो जब हम बात करते हैं फ़िलासफ़ी की, तो ट्रीटमेंट भी फ़िलासफ़ी के एतबार से करते हैं और डायग्नोसिस भी उसी के एतबार से चलती है। और आयुर्वेदिक का उससे थोड़ा सा अलग है, भिन्न है। तो इसमें मुझको कहना चाहिए कि इसको ये ना समझिए कि आयुर्वेदिक यूनानी एक हैं, ऐसा नहीं। बेशक दोनों जो हैं वो हर्बल मेडिसिन्स पे डिपेंड्स करते हैं दोनों ही, लेकिन दोनों का फ़िलासफ़ी डिफरेंट है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।